वेलकम बैक। आज मैं जिस कंपनी के बारे में बात करने वाला हूँ, कंपनी का नाम है मनप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड। आप लोगों ने टीवी पर ऐड देखा होगा जिसमें अक्षय कुमार आके कहते हैं कि जब घर में पड़ा हो सोना तब काहे को रोना। ये इसी कंपनी का एडवर्टाइजमेंट है। तो बेसिकली इस कंपनी का काम है गोल्ड पर लोन देना। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूं। मैं जस्ट अपना ओपिनियन शेयर करता हूं। मैं मार्केट को रिसर्च करके अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आपके साथ डेटा और फैक्ट शेयर करता हूं। इन पर एक्ट करने से पहले आप अपना भी एक ड्यू डिलीजेंस मार्केट को लेकर कर लीजिए। मनप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड प्राइमरीली गोल्ड फाइनेंसिंग का काम था, लेकिन उसके बाद इस कंपनी ने बाकी फाइनेंस भी स्टार्ट किया। फॉर एग्जांपल माइक्रो फाइनेंस, व्हीकल फाइनेंस, अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस और भी नॉन गोल्ड सेगमेंट में कंपनी अभी फाइनेंस का काम कर रही है। सिचुएशन यह है कि जो भी इसका पोर्टफोलियो है ऑलमोस्ट कंपनी के अकॉर्डिंग 30,000 करोड़ के असेट्स अंडर मैनेजमेंट है, जिसमें से 50% जो असेट्स हैं वो गोल्ड हैं और ऑलमोस्ट 50% नॉन गोल्ड है। कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि आने वाले 3 साल में 17% का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट देगी। फाइनेंशियल ईयर 2023 जो कि पिछला फाइनेंशियल ऑडिटेड फाइनेंशियल ईयर है, उसमें ऑलमोस्ट 1500 करोड़ कंपनी का प्रॉफिट रहा आफ्टर टैक्स। करंट फाइनेंशियल ईयर में 2200 करोड़ करना चाहती है। 31 मार्च 2025 को जो फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होगा उसमें 2500 करोड़ और 26 में 2700 करोड़ का प्रॉफिट ये कंपनी टारगेट कर रही है। केरला हेडक्वार्टर्ड कंपनी है, साउथ हेडक्वार्टर्ड कंपनी है। जैसा मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया है, किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट से पहले आपको 3 P देखने हैं, प्रोडक्ट, प्रमोटर, प्रॉस्पेक्ट। और भी पीज़ हैं, बट जो मेजरली आपको कंपनी को ऊपर से ओवरव्यू करने के लिए ज़रूरत है, एनालाइज करने के लिए ज़रूरत है, वो इन्हीं 3 के लिए ज़रूरत है। आपको कोई ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की अगर आप बुक पढ़ेंगे, पीटर लिंच हुए, चार्ली मुंगेर हुए, या वॉरेन बफेट हुए, या और भी ऐसे हज़ारों बड़े इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने फॉर्च्यून कमाया है, तो आप एक चीज़ समझेंगे कि कहीं आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये बिल्कुल गांठ बांध लीजिए बात को कि जो बिज़नेस आपको समझ आता है आपको इन्वेस्ट केवल उसी में करना है। और जो बिज़नेस जितना सिंपल होगा उतना ही मासेस के साथ कनेक्ट होगा, उतना ही उस बिज़नेस के साथ लोग अपने आप को कनेक्ट करेंगे और उसकी वैल्यूएशन आप ज़्यादा अच्छे से असेस कर पाएंगे। आपको सस्ता शेयर नहीं लेना है, आपको महंगा शेयर नहीं लेना है, आपको एकदम जो कहते हैं ना वैल्यू फॉर मनी शेयर लेना है। अगर आप 100 रुपये दे रहे हो तो आप 100 रुपये की कीमत की चीज़ आपके पास आनी चाहिए। ऐसा ना हो कि जिस शेयर की औकात 5 रुपये होनी चाहिए आप उसे 100 में ख़रीद लो इस सब उम्मीद के साथ कि वो 2000 पहुँच जाएगा। या ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जिस शेयर की औकात 100 रुपये कभी हो ही नहीं सकती, आप उसके लिए 100 रुपये दे दें किसी और की बात में आके। आप 200 रुपये की चीज़ को 50 में ख़रीदने का मत सोचिए। 200 रुपये की चीज़ अगर 200 में मिल जाए या 180-90 में मिल जाए तो वो एक फेयर डिसीजन होता है। मनप्पुरम फाइनेंस या कोई भी कंपनी को एनालाइज करते समय 3 P को ध्यान रखिए, आप गेम क्लियर हो जाएगा। प्रोडक्ट, प्रमोटर, प्रॉस्पेक्ट। सबसे पहले प्रोडक्ट की बात करता हूँ। इंडिया के अंदर गोल्ड को लेकर एक बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ ओपिनियन है। हम और आप जो एक नई जनरेशन है, आई एम होपिंग कि नई जनरेशन मुझे सुन रही है, नई जनरेशन लोन लेने में इतना हिचकिचाती नहीं है। पुरानी जनरेशन में हमने देखा है कि जो पुरानी फिल्मों में भी होता था कि माँ के गहने गिरवी रख के पैसा लाना, इसका मतलब परिवार बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल दिक्कत में है। अब जो एक नई जनरेशन आई है वो अपने एम्बिशंस, एस्पिरेशंस और एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए लोन लेने से नहीं हिचकिचा रही है। ये हुई नंबर 1। नंबर 2, नॉर्थ और साउथ की गोल्ड इकोनॉमी में बहुत डिफरेंस है। साउथ में आपको हर घर में एक डिसेंट अमाउंट ऑफ गोल्ड मिल जाएगा, नॉर्थ में भी मिलता है, लोग लेते हैं गोल्ड नॉर्थ में भी, बट साउथ में गोल्ड एक बैलेंस का पिलर बना हुआ है। शादियों में तो गोल्ड दिया ही जाता है, बहुत ही ज़्यादा गोल्ड का वहाँ प्रचलन है। वहाँ पर ऐसा सिस्टम है कि सरकारें भी गोल्ड देती है। किसी बच्चे की शादी में 8 ग्राम से लेकर 50 ग्राम तक का गोल्ड वहाँ की सरकारें भी दे देती है। ऐसा सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम साउथ में बना हुआ है। और जब गोल्ड का इतना प्रचलन है तो साउथ में गोल्ड को, लोन को लोगों ने इतना टैबू भी नहीं बना रखा है जितना नॉर्थ ने बना रखा है। इस जनरेशन ने तो ये टैबू ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया, नॉर्थ और साउथ की दूरी को पाट दिया है। पुरानी जनरेशन इस डिस्टेंस को ज़्यादा मानती थी। घर के गहने गिरवी रख के बैंक में या NBFC में, मुथूट में, मनप्पुरम में रख के पैसा लाने का ऑप्शन इतना ओपन अप नहीं था। अब ऐसा नहीं है। चूँकि अब ऐसा नहीं है तो क्या ऐसा प्रोडक्ट जो ये कंपनी बनाती है जिसकी संभावनाएं भविष्य में ज़्यादा है, वो प्रोडक्ट अच्छा होगा?
इस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस कंपनी के फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली अच्छा होगा। कंपनी का कोर बिजनेस है गोल्ड फाइनेंसिंग, गोल्ड के अगेंस्ट लोन देना। गोल्ड के अगेंस्ट लोन आज इंडिया का मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास सपने के साथ ले रहा है और ज़्यादा ले रहा है। साउथ में जैसा मैंने आपको कहा बहुत ज़्यादा सोने की एक इकोनॉमी बनी हुई है। यही कारण है कि कई कंपनियां ऐसी है जो साउथ बेस्ड हैं और गोल्ड का काम करती है। मणप्पुरम, मुथूट दोनों केरला बेस्ड है। ऐसे कई नाम हैं जो मैं आपको आने वाले समय में बताता रहूँगा, लेकिन आप ऑब्जर्व कीजिए कि ऐसा हो रहा है। आप इस बिज़नेस से ज़्यादा बेटर कनेक्ट कर पाएंगे। ज़्यादा डीप में मत जाइए, ज़्यादा फाइनेंशियल्स में, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ईपीएस में और ये आरओए पे, रिटर्न ऑन कैपिटल, इक्विटी इन्वॉल्व, और इन सब में ज़्यादा डीप में मत जाओ। आप गोल्ड मेरे को दो, मैं आपको पैसा देता हूँ और बदले में आप मुझे थोड़े टाइम के बाद उस पैसे में थोड़ा और पैसा डाल के मेरे को दे देना। जो पैसा आप एक्स्ट्रा देंगे वो मेरा प्रॉफिट है, जिससे मैं मेरे एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे दूँगा और मेरी मर्सिडीज़ या जो भी ऑडी है या मैबैक है या पोर्श है, जो भी है उसको मैं फाइनेंस कर पाऊँगा। ये सिंपल बिजनेस है मणप्पुरम का, ज़्यादा डिफरेंट करना नहीं है। अब इशू कहाँ से आता है, मतलब इशू क्या, कंपनी के बारे में बेसिक यूएसपी क्या है। गोल्ड एक ऐसी चीज़ है जिसकी वैल्यू है, ठीक है। मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो बनाया था क्रिप्टो को लेकर, बिटकॉइंस को लेकर। आज बिटकॉइन शायद $63,000 पर है। $63,000 को आप इंडियन करेंसी में निकालोगे तो आप खुद ही देख लो कितना अमाउंट होता है। जिस चीज़ की कोई अंडरलाइंग वैल्यू नहीं है उसको लोगों ने इन्वेस्टमेंट के तौर पर यूज़ कर करके यहाँ तक पहुँचा दिया। मैंने पहले बताया क्रिप्टो या बिटकॉइन एनर्जी इंटेंसिव रिसोर्स है, एनर्जी इंटेंसिव टेक्नोलॉजी है। जिस दुनिया का एम्बिशन है कार्बन को ख़त्म करना, कार्बन उत्सर्जन को कम करना, वो दुनिया इस एनर्जी इंटेंसिव टेक्नोलॉजी पर रिलाई नहीं कर पाएगी। और ये बहुत ज़्यादा फ्यूचर में इस स्कोप, मतलब बहुत सारे इडियट्स अगर एक साथ अगर कोई डिफरेंस कर दे तो कर दे, बट बिटकॉइन का मैं पर्टिकुलरली फ्यूचर नहीं समझता। मेरा यह है कि देयर इज़ नो अंडरलाइंग वैल्यू फॉर दैट एसेट। गोल्ड की एक अंडरलाइंग वैल्यू है। गोल्ड की अंडरलाइंग वैल्यू का अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा लीजिए कि जब हिंदुस्तान ने 1991 में वी वर ऑन द ब्रिंक ऑफ डिफ़ॉल्टिंग, हमारे पास हमारे फॉरेक्स के जो बिल्स थे उनको पे करने की सिचुएशन में नहीं थे, हमें डॉलर में पेमेंट करना था, हमारे पास डॉलर नहीं था, फॉरेन एक्सचेंज नहीं था, तो हमें बैंक ऑफ इंग्लैंड में भारत का सोना विमान से उठा के, इंडिया से उठा के बैंक ऑफ इंग्लैंड में जमा कराना पड़ा, जिसके बदले में उन्होंने हमें फॉरेन एक्सचेंज दिया जिससे हम डिफ़ॉल्ट से बच पाए। तो गोल्ड की इम्पॉर्टेंस ये है कि गोल्ड की एक अंडरलाइंग वैल्यू है। फ्यूचर ये है कि जब एक डी डॉलराइज्ड वर्ल्ड होगा, एक ऐसा वर्ल्ड होगा जिसमें डॉलर की चौधराहट नहीं चलेगी, एक ऐसा वर्ल्ड होगा जिसमें डॉलर की धाक नहीं चलेगी, तो वहाँ पर रियल करेंसी की बात है। ये रियल करेंसी को पैक कर रहे हैं गोल्ड से। रशियन, चाइनीज़, इंडियन, जापानीज़, इन कंट्रीज़ के करेंसीज़ को पैक करने की बात चल रही है गोल्ड से। तो गोल्ड की एक अंडरलाइंग वैल्यू है। अब अगर एक कंपनी जो इस अंडरलाइंग असेट के ऊपर काम कर रही है वो कंपनी कमज़ोर नहीं हो सकती। उस कंपनी का प्रोडक्ट सॉलिड है, उस कंपनी का प्रोडक्ट कमज़ोर नहीं होगा इन द नियर फ्यूचर ऑल्सो। इंडिया 2047 तक डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री बनना चाहता है। इसके लिए पैसा चाहिए। पैसा फॉरेन से आएगा तो आएगा, एक डोमेस्टिक कंजम्पशन का पैसा भी चाहिए, वो गोल्ड से आने वाला है और वो मणप्पुरम जैसी कंपनियां ही प्रोवाइड कराएगी। प्रमोटर्स की बात कर लेते हैं। 1949 में कंपनी केरला में अनऑफिशियली स्टार्ट होती है। अनऑफिशियली का मतलब कोई बिना किसी नाम या बोर्ड के कंपनी स्टार्ट होती है। वही काम, वही सिंपल, मैं आपको 100 रुपये देता हूँ, आप मुझे 5 दिन बाद 110 दे देना। 110 मेरा प्रॉफिट है। मैं फिर किसी भाई को 100 दूंगा, वो मुझे 10 देगा, 120 बन जाएगा। जो मेरा प्रॉफिट हुआ उसमें से 10 डाल के 110 कर लूँगा, फिर मैं 110 दूंगा, उसके बदले मुझे 115 मिलेगा, 125 मिलेगा। ये एक चेन कंपाउंडिंग भी बनती जाती है। 1949 से स्टार्ट हुई। 1992 में मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड एक कंपनी के तौर पे देश के सामने आती है और ये कंपनी लगातार डिविडेंड्स दे रही है, लगातार प्रॉफिट जनरेट कर रही है, लगातार अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे रही है। अब यहाँ पर आउटपुट ये हो सकता है कि डिविडेंड जो है वो थोड़ा कम है, 3-3.5 रुपये साल का डिविडेंड है 180-190 रुपये के शेयर पे। बट टू बी ऑनेस्ट, एक ऐसी कंपनी जो डिविडेंड दे देती है अपने इन्वेस्टर्स को और जो प्रॉफिट जनरेट होता है उस प्रॉफिट को वापस बिजनेस में ही पुट कर देती है, तो दैट्स अ गुड कंपनी। आप प्रमोटर्स को अच्छा मान सकते हैं। 2023 में इनके जो एक प्रमोटर थे वीपी नंद कुमार, जो इनके बेसिकली ओनर कहे जा सकते हैं, उनके अगेंस्ट 2023 में कुछ ईडी रेड्स पड़ने की बात हुई थी, जिसके लिए कंपनी ने कहा था कि वीपी नंद कुमार की ही एक दूसरी कंपनी है जिसके कैश ट्रांजैक्शंस को लेकर ये ईडी रेड पड़ी है। इसका मणप्पुरम फाइनेंस से लेना देना नहीं था। अगर इसका मणप्पुरम फाइनेंस से लेना देना था भी तो भी इट्स एज़ पर इंडस्ट्री।
कुछ लोग पकड़े जाते, कुछ लोग नहीं पकड़े जाते, बट एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बना हुआ है, सब करते हैं थोड़ा थोड़ा। तो दूध का धुला कोई नहीं है। जस्ट छोटी मोटी चीज़ों से आप किसी प्रमोटर को गलत नहीं कह सकते। रीसेंट एक इंसिडेंट यहाँ पर हुआ, 2023 में आरबीआई ने एक पेनल्टी लगाया 43 लाख ऑलमोस्ट। उस पेनल्टी का कारण ये था कि ऑक्शन नॉर्म्स होते हैं। ऑक्शन नॉर्म्स मतलब मान लीजिए 2 लाख का लोन आपने लिया और आपने सोना रखा 2.5 लाख का। मार्केट वैल्यू के हिसाब से सोना 2.5 लाख में अगर चला जाता है तो ईमानदारी से हिसाब ये बनता है कि जो 50,000 आपको ऊपर मिले सोने के बाद वो आपको उस बंदे को वापस देने हैं जिसका लोन था, जिसका सोना था। कुछ मिसहैपनिंग्स हुई कंपनी के इंटरनल लेवल पर, जिसकी वजह से आरबीआई को लगा कि शायद ऑक्शन सरप्लस नॉर्म्स फॉलो नहीं हो रहे हैं। इसके लिए कंपनी पर पेनल्टी लगाई गई। बट टू बी फ्रैंक ये एक इंडस्ट्री एवरेज है, थोड़े एरोनियस इश्यूज़ को आप मैच्योरली हैंडल कर सकते हैं। तो प्रमोटर पॉइंट ऑफ व्यू पर कंपनी मुझे सॉलिड नज़र आती है, इट्स नॉट वीक। साउथ मैनेजमेंट है, साउथ बेस्ड मैनेजमेंट है। नॉर्थ और साउथ इंडिया में एक डिफरेंस ये है कि साउथ थोड़ा कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव होने का एक प्रॉफिट ये होता है कि जो बिज़नेस हॉस्पेक्ट्स हैं बहुत ज़्यादा एम्बिशियस नहीं होते, लेकिन बहुत ज़्यादा सॉलिड फाउंडेशन के साथ ज़रूर काम करते हैं। प्रॉस्पेक्ट मैंने प्रोडक्ट के साथ ही आपके साथ डिस्कस कर लिया था कि जब इंडिया के एम्बिशंस पैसे से चलने वाले हैं और पैसा एक अंडरलाइंग असेट के अगेंस्ट में बहुत आसानी से मिल जाता है, तो प्रॉस्पेक्ट इस कंपनी का मुझे डेफिनेटली बहुत सॉलिड नज़र आता है। कंपनी को छोटे मोटे इश्यूज़ के साथ एक इशू सबसे बड़ा ये है, अभी फ्यूचर में थ्रेट क्या हो सकता है। एक आधा थ्रेट तो ये है, सबसे पहले अभी कल ही IIFL पर भी एक एक्शन हुआ है, उसके बारे में मैं वीडियो बनाऊँगा। IIFL भी गोल्ड लोन के अंदर इन्वॉल्व है। आरबीआई ने IIFL पर नए गोल्ड लोन देने पर पाबंदी लगाई है। जैसा कि हमेशा होता है आरबीआई के एक्शन वाटर टाइट होते हैं। मैं अनऑफिशियली कुछ फ्रेंड्स के साथ डिस्कशंस कर रहा था कि एक दूसरी NBFC लॉन्च हो रही है रिलायंस की, जिसको बेनिफिट देने के लिए पहले पेटीएम, फिर JM फाइनेंशियल्स, फिर IIFL। देखिए, जब इतने बड़े लेवल पर कंपनीज़ एम्बिशंस के तौर पर काम कर रही है तो गलती होना लाजमी है। और एक समय आता है जब आप बुल स्टोरी पे होते, ग्रोथ की स्टोरी पे होते, तो तब आप फाउंडेशंस पे ध्यान नहीं देते। KYC या आरबीआई अगर कोई पेनल्टी लगाता है इशू लेके, तो आप यकीन मानिए, जमा रखिए कि आरबीआई के केस को वाटर टाइट माना जा सकता है। आरबीआई हवा में पेनल्टीज़ नहीं लगाता। कंपनीज़ ने कुछ गलतियाँ की होगी तभी आरबीआई ने पेनल्टी लगाया है। टू बी ऑनेस्ट, इन माई ओपिनियन, किसी और NBFC से आरबीआई का कोई खास लेना देना इस मैटर पर नहीं है। तो अगर IIFL जैसा कोई प्रॉब्लम फ्यूचर में मणप्पुरम में आता है तो यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम हो सकती है, जिसकी संभावना मुझे कम लगती है, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा साउथ बेस्ड मैनेजमेंट है, साउथ इंडिया कंजर्वेटिव है, बिज़नेस एक्सपेंशन करना चाहते हैं, एम्बिशियस लोग हैं, लेकिन कंजर्वेटिव होने की वजह से ये गलतियों को या रूल्स को उतना ओवर फॉलो नहीं करते जितना नॉर्थ की कुछ एम्बिशियस कंपनियां कर बैठती होंगी। दूसरा एक इशू ये है कि कॉस्ट ऑफ फंड। देखिए, NBFCs के बारे में जैसा मैंने आपको बताया कि NBFCs डायरेक्टली आपको सेविंग और करंट अकाउंट की फैसिलिटी नहीं दे सकते, वो लोन दे सकते हैं। और अगर इनको लोन देना है तो इन्हें कहीं से पैसा रेज़ करना पड़ता है। ये पैसा जनरली बैंक्स देते हैं इनको किसी अगेंस्ट सिक्योरिटी या विदाउट सिक्योरिटी, वो बड़ा मैटर नहीं है। मैटर ये है कि NBFCs को दिया जाने वाला लोन आरबीआई की पिछले गाइडलाइंस की वजह से 20 या 25 बेसिस पॉइंट्स महंगा हो गया है। इंडिया के अंदर अभी एक क्रेडिट बूम है, हर आदमी कर्जे में खेल रहा है। इस वजह से आरबीआई थोड़ा सा मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट कर रहा है मार्केट की लिक्विडिटी को लेके। तो थोड़ा सा कॉस्ट ऑफ फंड इंक्रीज़ हुआ है 20 से 25 बेसिस पॉइंट्स। वो बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते, लेकिन इतना भी नहीं है कि ये इनसिग्निफिकेंट हो। ये एक सिग्निफिकेंट फ्यूचर पॉइंट है जो NBFCs की फाइनेंसिंग को महंगा किया है आरबीआई के गाइडलाइंस ने। तो आने वाले 1-2 साल में कंपनी भी एक्सपेक्ट कर रही है, कंपनी ने अपने प्रेस रिलीजेज़ में एक्सेप्ट किया है कि हाँ, शायद आने वाले टाइम में NBFCs को मिलने वाला लोन और महंगा होगा। जो लोन NBFCs को महंगा मिल रहा है, आगे जो भी पैसा बांटा जाएगा NBFCs भी उसको महंगा करके बेचेगी, जिससे नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर थोड़ा डेफिनेटली जो मार्जिन है उस पर डेफिनेटली एक इम्पैक्ट आएगा। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे काम सोने का है, सोना सॉलिड चीज़ है। और गुजरात में कहावत है कि गुजरातियों की खासियत है, गुजराती सॉलिड काम करते हैं। मेरे हिसाब से IT कंपनी में आपको गुजराती लोग नज़र नहीं आएंगे। ये जो चीज़ दिखती नहीं है, क्लाउड IT इसमें ये लोग कम होते हैं। सोने में, कंस्ट्रक्शन में जो चीज़ दिखती है, लोहे में, स्टील में, बिजली जनरेशन में, इन दवाइयों में, इन चीज़ों में आपको गुजराती बिज़नेस कम्युनिटी ज़्यादा नज़र आएगी, क्योंकि ये चीज़ सॉलिड है। तो
मणप्पुरम गोल्ड में डील करता है, सॉलिड काम करता है, एनबीएफसी है, काफ़ी पुरानी एनबीएफसी है, लगातार प्रॉफिट जनरेट कर रही है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन बहुत लिक्रेटिव है, प्रॉफिट जो आता है वो थोड़ा सा डिविडेंड दे देते हैं, बहुत थोड़ा सा देते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द चंक इज़ पुश्ड बैक इनटू द बिजनेस, जो कि एक अच्छे बिजनेस की पहचान है। सो फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू मणप्पुरम को आप डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट मैं लॉन्ग टर्म ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। थैंक यू।